गुड इवनिंग दोस्तों। तो फिर हम आप लोगों के साथ लेकर आए हैं वही चैप्टर जो चल रहा था, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 6 का अगला वीडियो। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि धारावाही कुंडली में संचित चुंबकीय ऊर्जा का समीकरण क्या होता है। आइए, एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। धारावाही कुंडली में संचित चुंबकीय ऊर्जा का समीकरण क्या होता है। ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। धारावाही कुंडली में यदि किसी कुंडली में धारा प्रवाहित हो रहा है तो उसमें कितना चुंबकीय ऊर्जा संचित होता है। यदि किसी कुंडली में धारा प्रवाहित हो रहा है तो उसमें चुंबकीय ऊर्जा कितना संचित हो रहा है, इसका समीकरण निकालना है। चुंबकीय ऊर्जा, तो धारावाही कुंडली में चुंबकीय ऊर्जा कैसे ज्ञात करेंगे, क्या करेंगे। तो आपको पता होगा कि कार्य ही ऊर्जा में परिवर्तित होता है। कार्य ही ऊर्जा में परिवर्तित होता है। तो यहाँ पर हम लिखे कुंडली में चुंबकीय ऊर्जा विद्युत वाहक बल के बाह्य स्रोत जैसे सेल द्वारा प्राप्त होता है। कुंडली में आखिर चुंबकीय ऊर्जा आएगा कहाँ से? कुंडली में आखिर चुंबकीय ऊर्जा कहाँ से आएगा? तो विद्युत वाहक बल के बाह्य स्रोत जैसे सेल से कनेक्शन किए हैं तो सेल से आएगा। सेल से बाह्य स्रोत जैसे सेल से आएगा, विद्युत वाहक बल के बाह्य स्रोत जैसे सेल से आएगा। और बाहरी स्रोत द्वारा धारा के मान को शून्य से बढ़ाकर, बाहरी स्रोत द्वारा धारा के मान को शून्य से बढ़ाकर एक अस्थायी मान तक ले जाने में किया गया कार्य कुंडली में चुंबकीय ऊर्जा के रूप में संचित होता है। कुंडली में चुंबकीय ऊर्जा के रूप में संचित होता है। यही हम यहाँ पर लिखे हैं कि कुंडली में चुंबकीय ऊर्जा विद्युत वाहक बल के बाह्य स्रोत जैसे सेल से प्राप्त होता है। कुंडली में चुंबकीय ऊर्जा विद्युत वाहक बल के बाह्य स्रोत जैसे सेल से प्राप्त होता है। बाहरी स्रोत द्वारा धारा के मान को शून्य से बढ़ाकर एक अस्थायी मान तक ले जाने में किया गया कार्य कुंडली में चुंबकीय ऊर्जा के रूप में संचित होता है। कुंडली में चुंबकीय ऊर्जा के रूप में संचित होता है। कहने का मतलब है यदि हम कार्य निकाल ले तो आराम से चुंबकीय ऊर्जा का मान ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि कार्य ही चुंबकीय ऊर्जा के रूप में संचित होता है। फिर से समझ लीजिए, कुंडली में चुंबकीय ऊर्जा विद्युत वाहक बल के बाह्य स्रोत जैसे सेल से प्राप्त होता है। कहाँ से होता है समझ में आ गया। इसके बाद बाहरी स्रोत द्वारा धारा के मान को, बाहरी स्रोत बाह्य स्रोत से प्राप्त हो रहा है, बाह्य स्रोत जैसे सेल से प्राप्त हो रहा है। तो बाहरी स्रोत द्वारा धारा के मान को, धारा के जब बाहरी स्रोत से हम उसमें चुंबकीय ऊर्जा, जब कुंडली में चुंबकीय ऊर्जा विद्युत वाहक बल के बाह्य स्रोत द्वारा प्राप्त होता है, तो जब बाहरी स्रोत से उसमें चुंबकीय ऊर्जा प्रदान होगा तो धारा के मान में परिवर्तन होगा। धारा के मान में, जैसे हम लेंज के नियम में पढ़ाए थे कि जब किसी कुंडली के समीप चुंबक को लाते हैं, तो इसमें क्या होता है, धारा उत्पन्न हो जाता है, इसमें धारा प्रवाहित होने लगता है। जब कुंडली के समीप चुंबक को चलाते हैं, ले जाते हैं, हमेशा चलाते हैं, तो इसमें क्या होता है, धारा प्रवाहित होता है। तो ये धारा इसके बाह्य स्रोत की वजह से प्राप्त हुआ है कि नहीं हुआ है। इसके बाह्य स्रोत मतलब कुंडली के बाह्य स्रोत है चुंबक, बाहरी स्रोत है, यहाँ से प्राप्त हुआ है इसमें धारा। तो ये धारा के मान शून्य से एक अस्थायी मान तक ले जाने में जितना कार्य होगा वही इसमें चुंबकीय ऊर्जा के रूप में संचित होगा, क्योंकि इसमें चुंबकीय गुण भी आ जा रहा है। ई कुंडली में चुंबकीय गुण भी आ जा रहा है। जब ही इसमें धारा प्रवाहित हो रहा है तो धारावाही कुंडली एक चुंबक के भांति व्यवहार करता है। प्रत्येक धारावाही कुंडली एक चुंबक के भांति व्यवहार करता है। तो ये कुंडली भी एक चुंबक बन चुका है। और जब ये कुंडली चुंबक बन गया मतलब इसमें चुंबकीय गुण आ गया, मतलब चुंबकीय ऊर्जा आ गया, और वही चुंबकीय ऊर्जा का मान हमें ज्ञात करना है। उम्मीद करते हैं आपको सवाल समझ में आया होगा। धारावाही कुंडली में संचित चुंबकीय ऊर्जा का समीकरण ज्ञात करें, यानी जब भी कुंडली में धारा प्रवाहित होगा तो कुंडली एक चुंबक के भांति व्यवहार करने लगेगा, और वही चुंबकीय गुण का आपका समीकरण निकालना है, चुंबकीय ऊर्जा का समीकरण निकालना है कि उसमें जो चुंबकीय गुण आएगा तो उस चुंबकीय गुण के चुंबकीय ऊर्जा कितना होगा, धारावाही कुंडली के चुंबकीय ऊर्जा कितना होगा। ठीक, तो इससे निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, कार्य निकालेंगे कि आखिर धारा के मान को शून्य से एक अस्थायी मान तक ले जाने में कार्य कितना हो रहा है। क्योंकि जब तक धारा प्रवाहित नहीं होगा जब तक कुंडली चुंबक नहीं बनेगा। कुंडली चुंबक कब बनेगा, जब उसमें धारा प्रवाहित होने लगेगा। तो जब उसमें धारा प्रवाहित होने लगेगा तो धारा प्रवाहित कराने में कितना कार्य किए हैं, तो आप अब पढ़े हैं कि धारा क्या होता है।
धारा, विद्युत धारा किसे कहते हैं? तो शॉर्ट में कहे तो आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं, आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। कार्य का फॉर्मूला क्या होता है? कार्य बराबर फॉर्मूला होता है W बराबर V बराबर फॉर्मूला तो W बटे Q, और W बराबर V इंटू Q हो जाएगा, V इंटू Q हो जाएगा। ये ना पढ़े हम लोग, V बराबर W बटा में Q, V बराबर W बटा में Q, ये ना फॉर्मूला पढ़े हैं। मतलब एक आवेश को किसी क्षेत्र के अंदर एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में किया गया कार्य विद्युत क्या कहलाता है? विभवांतर कहलाता है। विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? विभवांतर कहलाता है। तो ले जाने में, क्योंकि विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो चुका है, एक आवेश को यहाँ से यहाँ तक ले जाएंगे तो आपको कार्य करना पड़ेगा, तक जो कार्य करना वही विभवांतर होता है। अब विभवांतर परिपथ में होता है, अब विद्युत भाग बल सेल में होता है। तो विभवांतर विद्युत भाग बल लमसम देखा जाए तो नेचर में लमसम एक ही होता है, बस वो वाला सेल के अंदर होता है, लेकिन विभवांतर परिपथ में होता है। परिपथ में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण कराता है, विद्युत भाग बल लगता है, जिससे आवेश का प्रवाह होता है, आवेश के प्रवाह से विद्युत धारा उत्पन्न होता है। तो ई V बराबर W बटा में Q हो जाएगा। तो आखिर किया गया कार्य W कितना होगा? तो हमें यहाँ पर निकालना है धारा को शून्य से एक अस्थायी मान तक ले जाने में किया गया कार्य। तो हम सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे कि शून्य से एक अस्थायी मान तक ले जाने में कार्य पूछ रहा है, शून्य से एक अस्थायी मान तक ले जाने में कार्य, यानी V बराबर लिखेंगे, V बराबर dW बटा में dQ, dW बटा में dQ लिखते हैं, dW बटा में dQ। एक छोटा आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में किया गया कार्य V बराबर dW बटा में dQ। एक छोटा आवेश को dQ आवेश को विद्युत क्षेत्र के अंदर, चाहे कुंडली में एक dQ आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, जब आवेश का प्रवाह होने लगेगा तो विद्युत धारा उत्पन्न हो जाएगा। तो dQ आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य जो है dW है। तो dW बटा में dQ क्या कहलाएगा? विद्युत वाहक बल यानी विभवांतर कहलाएगा। विभवांतर V बराबर dW बटा में dQ। तो आखिर उसमें कार्य कितना संपन्न होगा? तो कार्य संपन्न होगा dW बराबर V इंटू dQ। कार्य होगा dW बराबर V इंटू dQ, dW बराबर V इंटू में dQ, dW बराबर V इंटू dQ। कार्य छोटा आवेश को ले गए हैं तो छोटा कार्य संपन्न हो गया है, तब dW बराबर V इंटू dQ। चूंकि ये भी सेल के आपका परिपथ के अंदर हो रहा है, कुंडली के अंदर, कुंडली में संचित चुंबकीय ऊर्जा निकालना है, तो कुंडली के अंदर dQ आवेश को एक दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य है, तो dW बराबर V इंटू dQ। तो ये जो विद्युत वाहक बल V है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? dW बराबर विद्युत वाहक बल d फाई बटे में dt, फ्लक्स में परिवर्तन d फाई बटे में dt इंटू में dQ। फ्लक्स में जो परिवर्तन होता है वही विद्युत वाहक बल होता है, फ्लक्स में परिवर्तन जो होता है विद्युत वाहक बल होता है, क्योंकि फ्राडे का द्वितीय नियम यह बता दिया है कि विद्युत वाहक बल का परिमाण कितना होता है। कुंडली में जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है उसका परिमाण कितना होता है? d फाई बटा में dQ होता है, d फाई बटा में dQ होता है। फिर से समझ लीजिए, बहुत बढ़िया कंसेप्ट है। जैसे कि एक कुंडली हो गया, आप कुंडली के समीप किसी चुंबक को चलाएंगे तो इसमें क्या होगा? विद्युत धारा उत्पन्न होगा, फ्लक्स में परिवर्तन होगा, विद्युत धारा उत्पन्न होगा। यानी विद्युत वाहक बल के विरुद्ध आप dQ आवेश को विद्युत वाहक बल के साथ ले जाएंगे एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, तो उसमें जो कार्य संपन्न होगा dW बराबर V इंटू में dQ होगा, V इंटू में dQ होगा। ठीक, किसी कुंडली के समीप जब किसी चुंबक को चलाएंगे तो चुंबक को चलाने से क्या होगा कि कुंडली में धारा प्रवाहित होने लगेगा, कुंडली में धारा प्रवाहित होने लगा, जिसके वजह से कुंडली एक चुंबक की भांति व्यवहार करने लगेगा। इसमें चुंबकीय गुण आ गया, मतलब चुंबकीय गुण आया मतलब इसमें कुछ न कुछ चुंबकीय ऊर्जा संचित हो गया, तो उस चुंबकीय ऊर्जा का मान ज्ञात करना है। तो चुंबकीय ऊर्जा निकालने के लिए हम यहाँ पर बताए हैं कि चुंबकीय ऊर्जा कहाँ से आएगा? तो जो हम कार्य करेंगे ना धारा के मान को बढ़ाने के लिए,
धारा को मान के बढ़ाने के लिए शून्य से एक अस्थायी मान तक ले जाने में जितना हम कार्य करेंगे वही कार्य इसमें चुंबकीय ऊर्जा के रूप में संचित होगा। तो आखिर हम कार्य कितना कर सकते हैं 0 से एक अस्थायी मान तक ले जाने में? तो हम मान लिए कि एक छोटा आवेश है dq, उसको एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले गए, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले गए तो कितना कार्य किए dw किए। तो हम यहाँ पर v निकाले हैं तो dw बटा में dq। अब ई चैप्टर 2 वाला कंसेप्ट यहाँ पर लाइए, लागू कीजिएगा तो v वाला dw बटा में dq। बस समझने की कोशिश कीजिए dw बटा dq, ठीक ना। dw बराबर v इंटू dq, यहाँ पर निकाले dw बराबर तीछा तीछी गुना कर दिए v इंटू dq होगा। dw बराबर d फाइव बटा dt इंटू में dq, क्योंकि विभाग बल जो होता है किसी कुंडली, फ्राइडे का दूसरा नियम कहता है कि विभाग बल जो होता है फ्लक्स में परिवर्तन के दर के बराबर होता है डी फाइव बटे में dt, समानुपाती होता है, बराबर होता है, वही था डी फाइव बटे में dt। तो dw बराबर डी फाइव बटे में dt, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ तक। आगे देखिए, आगे अगर dw बराबर निकालते हैं तो डी फाई क्या है, डी फाई क्या है, डी फाई आपका फ्लक्स है, फ्लक्स है। तो फ्लक्स का फॉर्मूला स्वप्रेरण गुणांक जब पढ़ा रहे थे तो उस समय पिछले वीडियो जाकर देख सकते हैं आप, तो हम लिखवाए थे कि फ्लक्स जो होता है चुंबकीय फ्लक्स यानी एल, चुंबकीय फ्लक्स फाई एल और विद्युत धारा आई के बीच संबंध था फाई बराबर एल इंटू आई। आप लोगों को याद होगा फाई बराबर एल इंटू आई, यानी हम वहां पर बताए थे कि स्वप्रेरण गुणांक एल जो होता है Q बटे आई के बराबर होता है, यानी आई के मान 1 किए थे तभी नहीं जाके ये जो चुंबकीय फ्लक्स विद्युत चुंबकीय फ्लक्स जो है ये आपका स्वप्रेरण गुणांक में परिवर्तित हो गया था। जब धारा का मान, जो धारा आई का मान 1 हुआ था तो ये फ्लक्स जो है चुंबकीय फ्लक्स आपका स्वप्रेरण गुणांक में परिवर्तित हो गया था, चुंबकीय फ्लक्स स्वप्रेरण गुणांक बना। जब धारा का मान है 1 तो जो फ्लक्स है बन गया था स्वप्रेरण गुणांक। यानी कहने का मतलब यही है कि हम फॉर्मूला पढ़ चुके हैं फाई बराबर एल इंटू आई, एल इंटू आई। तो चूंकि यहाँ पर डी फाई है तो डी फाई कुंडली के अंदर स्वप्रेरण गुणांक एल आई इंटू डी फाई मतलब डी क्यू हो गया, डी फाई मतलब डी आई हो गया, डी फाई के बदले में लिख दिए एल इंटू डी आई बटा में डी टी इंटू में डी क्यू, डी टी इंटू में डी क्यू, डी डब्ल्यू बराबर एल इंटू डी आई बटा में डी टी इंटू में डी क्यू, इंटू में डी क्यू। अगर इसको लिखना चाहे तो डी डब्ल्यू बराबर एल इंटू डी आई बटा में डी टी, एल इंटू डी आई बटा में डी टी इंटू डी क्यू है। डी क्यू क्या है, आवेश है, डी क्यू क्या है, आवेश है। तो Q बराबर फॉर्मूला क्या होता है, आई टी होता है, Q बराबर आई टी। तो ये डी क्यू जब टी समय में प्रवाहित होगा, छोटा समय डी टी समय में डी क्यू आवेश प्रवाहित होगा तो डी क्यू जो धारा उत्पन्न होगा आई बराबर जो उत्पन्न होगा विद्युत धारा डी क्यू इंटू क्यू बराबर आई टी होता है ना, Q बराबर होता है आई टी। तो आई क्या हो जाएगा डी क्यू बटा में डी टी होगा, मतलब डी टी समय में क्यू आवेश प्रवाहित हो रहा है तो उत्पन्न धारा कितना होगा, आई होगा। अगर हम कहें कि डी क्यू आवेश डी टी समय में प्रवाहित हो रहा है तो उत्पन्न धारा कितना हो जाएगा, आई, उत्पन्न धारा कितना हो जाएगा, आई। अगर डी क्यू आवेश है तो डी क्यू के बदले में लिख सकते हैं आई इंटू में डी टी, आई इंटू में डी टी, क्योंकि यहाँ पर डी क्यू समय में डी क्यू आवेश डी टी समय में डी क्यू आवेश प्रवाहित हो रहा है तो उत्पन्न धारा कितना होगा, आई होगा। यानी यहाँ से डी क्यू निकालना चाहे तो आई इंटू में डी टी हो जाएगा, आई इंटू में डी टी हो जाएगा। यहाँ से डी टी कट गया, डी डब्ल्यू बराबर निकालेगा, डी डब्ल्यू बराबर निकालिएगा तो आ जाएगा एल इंटू आई इंटू डी आई, एल इंटू आई इंटू डी आई, एल इंटू आई इंटू डी आई। अब ध्यान दीजिए ये जो कार्य है डी आई जब धारा प्रवाहित हो रहा है तब के लिए, छोटा धारा के लिए, बहुत छोटा धारा डी आई के लिए है, डी आई के लिए है। लेकिन धारा यहाँ पर 0 से एक नियत मान तक जा रहा है, धारा का मान 0 से एक नियत मान तक जा रहा है। तो इसके लिए हम लोग इंटीग्रेशन का उपयोग करते हैं, तो दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 0 से एक नियत मान आई एल इंटू आई इंटू डी आई।
तो यहाँ से dw1 है, 1 इंटू डी डब्ल्यू, इंटीग्रेशन हो जाएगा केवल w बराबर एल, एल कॉन्स्टेंट है बाहर निकल गया, इसका बच जाएगा, यहाँ पर लिख देते हैं पहले 0 से i तक i इंटू डी आई, डब्ल्यू बराबर निकालिएगा तो एल के एल यहाँ पर लिख देते हैं, एल का एल हो गया, आई का इंटीग्रेशन आई के पावर 1 है तो आई के पावर 1 तो आई स्क्वायर बटा में 2, आई स्क्वायर बटा में 2, क्योंकि x के पावर 1 का इंटीग्रेशन होता है x के पावर n, आई के पावर 1 मतलब x के पावर n पे बैठेगा तो x के पावर n प्लस 1 बटा में n प्लस 1, तो n का मान 1 है तो 1 प्लस 1 हो जाएगा 2 बटा में 1 प्लस 1 2, आई स्क्वायर बटा में 2, कहाँ से कहाँ तक, 0 से i तक, 0 से i तक, w बराबर निकालिएगा तो l इंटू आई, सबसे पहले ऊपर वाले को रखेंगे तो आई स्क्वायर बटा में 2 माइनस 0 स्क्वायर बटा में 2, यही ना होगा। अब इसको लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, देख लीजिए पहले वाला फ्री वाला है तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, तो इसको लिखना चाहे तो w बराबर एल आई इंटू 0 के स्क्वायर बटे में 2 तो 0 हो जाएगा तो बचेगा केवल आई स्क्वायर बटे में 2, अच्छा से लिखिएगा तो आ जाएगा w बराबर 1/2 एल आई स्क्वायर, 1/2 एल आई स्क्वायर, 1/2 एल आई स्क्वायर, समीकरण 1 हो गया, ये वाला समीकरण 2 हो गया। अब क्या करते हैं हम, यहाँ पर दिखाई दे रहा ना, अब क्या करते हैं हम कि चुंबकीय किया गया कार्य का मान निकाल लेते हैं, कार्य का मान तो निकल गया, यहाँ पर किया गया कार्य का मान निकल गया तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि जो कार्य संपन्न हो रहा है वही कार्य चुंबकीय ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा, तो कार्य कितना हो रहा है 1/2 एल आई स्क्वायर, यदि चुंबकीय ऊर्जा ये U मान लेते हैं, यदि चुंबकीय ऊर्जा बराबर U, इसलिए U बराबर कितना हो जाएगा, यही कार्य परिवर्तित हो जाएगा चुंबकीय ऊर्जा में तो 1/2 एल आई स्क्वायर, यही समीकरण 3 धारावाही कुंडली में संचित चुंबकीय ऊर्जा का समीकरण है। समीकरण 3 धारावाही कुंडली में संचित चुंबकीय ऊर्जा का समीकरण है और बहुत ही इंपॉर्टेंट समीकरण है। ये ऑब्जेक्टिव में तो पूछता ही है लेकिन सब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वीवीआई टॉपिक है, ये फॉर्मूला याद रखिएगा कि जो U है 1/2 एल इंटू आई स्क्वायर के बराबर होता है। धारावाही कुंडली में, प्रत्येक धारावाही कुंडली एक चुंबक की भांति व्यवहार करता है, और जब चुंबक बन गया मतलब उसमें चुंबकीय गुण आ गया, और जब चुंबकीय गुण आ गया मतलब उसमें चुंबकीय ऊर्जा संचित हो गया, और वो चुंबकीय ऊर्जा कितना संचित होता है तो U बराबर 1/2 एल आई स्क्वायर, 1/2 एल आई स्क्वायर के बराबर संचित होता है। इसी चुंबकीय ऊर्जा की मदद से अपने चुंबकीय प्रभाव को प्रदर्शित करता है, दिखाता है। प्रत्येक धारावाही कुंडली एक चुंबक के भांति व्यवहार करता है, और जब चुंबकीय गुण उसमें आएगा मतलब चुंबकीय ऊर्जा आ गया। चुंबकीय ऊर्जा कितना होता है तो ये चुंबकीय ऊर्जा 1/2 एल आई स्क्वायर के बराबर होता है, ध्यान रखिएगा 1/2 एल आई स्क्वायर के बराबर होता है। ये ऊर्जा कौन सा ऊर्जा है, कार्य, जो कार्य कीजिएगा धारा को शून्य से एक नियत मान तक पहुंचाने में जो कार्य कीजिएगा वही कार्य जो है चुंबकीय ऊर्जा के रूप में संचित होता है। शॉर्ट में इसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश कीजिएगा आप लोग। जैसे कि हमने बताया था कि जब कुंडली के समीप चुंबक को चलाइएगा, आप लोग स्पीड थोड़ा कंट्रोल कर लीजिएगा, वैसे हम जल्दी जल्दी बोल रहे हैं, ठीक ना, मोबाइल से कंट्रोल करके आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, हमने बोला कि जब कुंडली के समीप चुंबक को चलाइएगा, तो जब कुंडली के समीप चुंबक को चलाइएगा तो कुंडली में क्या होगा, धारा उत्पन्न होगा। कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। जब धारा उत्पन्न हो गया तो ये धारा उत्पन्न करने के लिए आपने क्या किया है, चुंबक को चलाया है। आपने क्या किया है, चुंबक को चलाया है। जितना चुंबक चलाइएगा, जितना चुंबक की आप कुंडली के समीप चलाइएगा और चलाने में जितना कार्य कीजिएगा वही कार्य विद्युत ऊर्जा के रूप में प्राप्त होगा। वो कार्य विद्युत ऊर्जा के रूप में प्राप्त होगा। लेकिन जो धारा के बढ़ाने में जो कार्य कर रहे हैं, धारा के मान को बढ़ाने में जो कार्य कर रहे हैं, जो उसके विरुद्ध वाहक बल के विरुद्ध जो काम कर रहे हैं, वहां पर जो क्षेत्र उत्पन्न, वो क्षेत्र के विरुद्ध जाकर जो कार्य कर रहे हैं, वो कार्य जो संचित होगा वही चुंबकीय ऊर्जा के रूप में संचित होता है,
बात समझ में आ गया हो गया। और वो चुंबकीय ऊर्जा U बराबर 1/2 Li² के बराबर होता है। वो चुंबकीय ऊर्जा U बराबर 1/2 Li² के बराबर होता है। किया गया कार्य जो W होता है, जो जब W होता है किया गया कार्य W बराबर 1/2 Li² होता है। यही कार्य चुंबकीय ऊर्जा के रूप में